ट्वेल्थ फिजिक्स में वेव ऑप्टिक्स में आप लोगों को मालूम होगा इस बार सिर्फ आपका डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तक ही लास्ट टॉपिक है। बहुत सारा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बाद वाला जो फेनोमेना था, लाइट का जो वेव थ्योरी फॉलो करता है उसको काट दिया गया है। तो क्या काटा नहीं काटा वो बात की बात, पहले थोड़ा पढ़ते हैं। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसको कहते हैं? ठीक है, स्कूल वगैरह में सुने होंगे, किसको कहते हैं? कुछ बताओ स्कूल में, या फिर अगर कुछ मालूम होगा तो कुछ बताओ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, एनीथिंग जो आपको मालूम हो। कुछ एनीथिंग, एनी आइडिया? हैव यू हर्ड अबाउट दिस वर्ड डिफ्रैक्शन? है ना, सुने हो, क्या होता है वो बताओ, कुछ भी, जो भी आइडिया हो। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना या ध्यान से सुनना एक्चुअली में। तो बात उतनी सी है, अगर फिजिक्स का फिनोमेना के हिसाब से बात करें, लेक्चर में पहले भी दिया हूँ, 9th क्लास से 12th क्लास तक फिजिक्स में हम लोग ऐसा बहुत सारा चीज पढ़े जिस पर हमारा डे टू डे लाइफ बेस्ड होता है। बट वेव ऑप्टिक जब से स्टार्ट हुआ तो आप देख रहे हैं ऐसा टॉपिक आप पढ़ जरूर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल एग्जामिनेशन के लिए, बट वो डे टू डे लाइफ में उतना आप उससे कनेक्ट अपने आप को नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो वैसा ही एक और टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट एक 11th-12th साइंस के स्टूडेंट के लिए ये सिर्फ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइट का वेव थ्योरी के बारे में बातचीत करने के लिए, लाइट का वेव थ्योरी स्टैब्लिश करने के लिए, जैसे हम लोग ने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ा है, वैसे ही वी विल स्टडी अबाउट डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देयर आर मेनी फिजिकल phenomena which depend upon diffraction of light, but as a simple science student and practical physics based on class 9, 10th, 11th, 12th, there are not many practical applications which depends on diffraction of light। पहले बात इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे, क्योंकि 11th में आप लोग में से बहुत लोग पढ़े, फिजिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग है, वहां क्वेश्चन अलग बात है, वहां पर जो चीज आप लोग पढ़े हैं वो डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड भी है। 12th में भी हो रहा था, कैपेसिटर से लेकर के सोलोनॉइड, ये सब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डे टू डे लाइफ में भी। बट वेव ऑप्टिक्स आप देखें, आप लोग प्रूव जरूर कर दिया रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, बट इससे कोई तुम्हारा जो डे टू डे लाइफ का फेनोमेना उस पर डिपेंड नहीं करता है। वैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मेंस एडवांस नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कंफर्म है मेंस में, एडवांस में, नीट में, स्कूल एग्जामिनेशन में जितना इंपॉर्टेंस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मतलब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, उतना ही इंपॉर्टेंस डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का भी है। ठीक है, तो क्या है उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग बातचीत करेंगे। तो जहां पर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट खत्म हो, प्रूफिंग का बात नहीं कर रहा, साइंस अभी कहां पर आकर के रुका। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बाद हमें यह पता चला कि लाइट जो है वो वेव थ्योरी को शो करता है लाइक साउंड। ठीक है, प्रूफिंग अपने जगह पर है, बहुत प्रूफिंग किया, बहुत न्यूमेरिकल बना है। अब आगे थोड़ा सा हम लोग बातचीत करते हैं। ठीक है, तो मान लो एक फिर से एक ओपनिंग है, जगह है, खाली जगह। ठीक है, जैसे डबल स्लिट में बता रहे थे वैसे ही आप बताना। अब डबल स्लिट को भूल जाओ, जो जानते हो वो सब भूल जाओ। ऐसे ही मान लो कि एक खाली जगह है, मोटा सा जगह, स्पेस है, खाली स्पेस, इतना खाली सा स्पेस है, बहुत बड़ा खाली सा स्पेस। ठीक है, यहां से लाइट मारोगे तो क्या होगा? यहां से अगर लाइट पास करेंगे तो क्या होगा बताओ? यहां से लाइट मारे क्या होगा? जल्दी बोलो, बैठ रहने का तो कोई पैसा थोड़ी मिलेगा। हाँ, वो बीच वाला, यहां से लाइट पास करेंगे, इतना सा जगह दिए इसको पार होने के लिए, तो यहां से लाइट आ रहा है और बाकी जगह पर क्या फॉर्म होगा? यहां पर तो ये जगह तो ब्राइट हो जाएगा और बाकी जगह पर ज्योमेट्रिकल शैडो बनेगा। अरे ऐसे ही ना होता है, यहाँ लाइट बन जाएगा और यहाँ पूरा काला काला हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल शैडो। अरे ना, हाँ ना नहीं बोलोगे तो क्या पढ़ाएगा आदमी? इस तरफ ज्योमेट्रिकल शैडो बनेगा। आ रहा है समझ? तो अगर हम लोग रे ऑप्टिक्स या फिर पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट को कंसीडर करते हैं, और ये पार्टिकल पे छोड़ो, कॉमन सेंस के हिसाब से बात करो। कॉमन सेंस कहता है जगह है, उस जगह में से लाइट पास करेंगे तो लाइट वहां से पास कर जाएगा और बाकी जगह पर ये जगह पूरा ऑब्स्टेकल है, ये लाइट को जाने से रोके हुए, तो इसका पीछे लाइट नहीं पहुंच पाएगा। यहाँ पर बनेगा ज्योमेट्रिकल शैडो, पूरा काला कलर, यहाँ पर आ जाएगा लाइट। ये कॉमन सेंस यही कहता है फिजिक्स का। फिजिक्स का क्या मतलब, अगर कोई साइंस का स्टूडेंट नहीं है वो भी यही चीज बताएगा, है ना। दिस इज बेसिक साइंस फिनोमेना, शैडो फॉर्मेशन, है ना। ये हो गई बात। अब थोड़ा सा देखो, ये लाइट को नहीं कंसीडर करके अगर साउंड को कंसीडर करते हैं, लाइट में तो तुम बोले यहां पर लाइट आ जाएगा, यहां पर ब्राइट लाइट आ जाएगा और बाकी जगह पर ज्योमेट्रिकल शैडो बन जाएगा। बट अगर तुम यहां पर साउंड को कंसीडर करोगे तो साउंड के साथ क्या होता है? आप लोग, ये ऑब्स्टेकल है, शैडो वाला तो समझ गए आप लोग, ये मैं मिटा दूं। अब यहाँ साउंड आ रहा है तो यहाँ जो आदमी बैठा हुआ है उसको तो सुनाई देगा आवाज, यहाँ पर जो आदमी बैठा हुआ है, ऑडियंस मान लो बैठा हो, उसको तो आवाज सुनाई देगा, मानते हो ना।
और इधर वाले को, इसको भी तो सुनाई दे देगा। हो सकता है इससे कम सुनाई दे, हो सकता है इससे कम सुनाई दे, बट नहीं सुनाई देगा तो बात है ही नहीं, आवाज वो सुन लेगा, है ना। तुम एक रूम को ही कंसीडर कर लो, रूम को जहां पर ऐसे मेरा रूम जैसे वीडियो में तो नहीं दिख रहा होगा, बट ऐसे आप देख रहे हैं ये जगह है, इतना एक दरवाजा खोलने लायक जगह है, वहां से लाइट पास करेंगे रात में 10-11 बजे, मान लो पूरा अंधेरा है, जब लाइट पास किए वहां से तो लाइट इतने जगह पर आएगा, और क्या होगा बाकी जगह पर तो अंधेरा रहेगा, नहीं हो पाएगा। बट साउंड के साथ क्या होगा, साउंड तो ऐसे जो उसके सामने बैठा वो भी सुनेगा, और जो ऑब्स्टेकल के उधर बैठा हुआ उसको भी सुनाई देगा, है ना। अरे सुनाई देगा कि नहीं देगा, आप थोड़ा सा कनेक्ट करो चैप्टर के साथ। तो साउंड में किसी तरह का कोई डिस्कशन नहीं है कि साउंड क्या है, साउंड के बारे में हम लोग जानते हैं वो वेव है, पूरा डिस्कशन लाइट को लेकर के है। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए वाटर का वेव और साउंड के वेव्स के साथ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आपको समझाया गया है। उसी तरह से डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, विलियम यंग से लेकर के, फ्रेंसेल से लेकर के, फ्रैनहोफर से लेकर के, बाकी जो साइंटिस्ट अभी मॉडर्न एरा के आप लोग जानते हैं सबका ही कंट्रीब्यूशन है। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ था, उसके बाद फ्रैनहोफर और फ्रेंसेल, दो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट अपने समय पर, इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट लगाया कि इंटरफेरेंस में लाइट क्या फिनोमेना शो कर रहा है। लाइट जो है वो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल शो कर रहा था दो स्लिट से निकलने के बाद, और वाटर और साउंड जैसा प्रॉपर्टी शो कर रहा था, ठीक है। अब यही चीज समझा गया कि ये तो डबल स्लिट से किए, परसों के वीडियो में बताएगा कि सिंगल स्लिट से क्या नहीं होता, आपको वीडियो भेजा गया कि बहुत इफ एंड बट है सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑब्टेन करने के लिए कोहेरेंट सोर्सेज होना चाहिए, इंडिपेंडेंट सोर्सेज से नहीं होगा, बहुत सारी बातें हुई, फ्रिंज विड्थ, प्रूफिंग सब अपने जगह पर है ना। अब थोड़ा सा ऐसे ही कॉमन सेंस लगाओ, जो कि आज हमें मालूम है इसलिए हम लोग कॉमन सेंस लगा रहे हैं, नहीं तो ये सब साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। जैसे ब्लेड वगैरह आप लोग देखे होंगे, ब्लेड है ना, बिल्कुल अगर रूम को बिल्कुल अंधेरा कर दो, एकदम बिल्कुल रूम को अंधेरा कर दो, और ब्लेड में से अगर लाइट पास करते हो, अगर हो सके तो लाल वाला जो लेजर बोलते हो ना, उसको कौन सा लाइट कहते हैं, लेजर लाइट होता है ना जो पूरा जाता है ना, उसको अगर पास करके देखोगे रूम में तो क्या बनेगा। अगर कभी देखे होगे या फिर कभी फील किए होगे, तो अगर कभी फील किए होगे या कभी क्यों ही फील करोगे, कोई करके तो देखता नहीं है घर पे। यही मैं बता, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को थोड़ा एग्जांपल देकर के समझाना मुश्किल है, बट आप लोग इस तरह से आप लोग थोड़ा सा सोच करके देखो कि क्या होता है। लाइट ये जो आप बताए, यहाँ पर ये ऑब्स्टेकल इतना बड़ा था, यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स ये था, और ओपनिंग जो है, ओपनिंग, ये जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग क्या था, ये ओपनिंग काफी बड़ा था, ये ओपनिंग बहुत बड़ा था, तो लाइट सिर्फ इतने जगह पर आ रहा था और बाकी जगह पर वो शैडो बना दे रहा था, नहीं अरे हो रहा था ना। इसी में बड़े बड़े साइंटिस्टों का कंट्रीब्यूशन है, और आज के डेट में दिखता भी है। अगर ये ऑब्स्टेकल का साइज को अगर हम लोग छोटा करते रहे, छोटा करते रहे, छोटा 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 ऑब्स्टेकल का साइज अगर बहुत छोटा कर दे, फिजिक्स मैथ्स में बहुत छोटा, केमिस्ट्री में बहुत छोटा, बोलने से बात नहीं बनेगा। बहुत छोटा मतलब अब एक चैप्टर आप लोग पढ़कर आए ईएम वेव, मैं बहुत दिन से बोल रहा था उसका वेवलेंथ वगैरह याद करने, अगर याद नहीं भी किया हो तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को आइडिया होगा, है ना। 9th-10th क्लास में भी पढ़े थे। साउंड जो वेव है, साउंड का वेवलेंथ लगभग 1 मीटर का होता है। ह्यूमन साउंड का जो वेव है उसका वेवलेंथ लगभग 1 मीटर का होता है। तो वहां पर जो ऑब्स्टेकल है, ऑब्स्टेकल मतलब जो रास्ता रोक रहा है और जो रास्ता दे रहा है, देने वाले से मतलब है वो देने वाला बड़ा भी अगर हो, समझ आ रहा है, तो भी आवाज उधर भी पहुंचता है और बाकी जगह पर तो जाता ही है। लेकिन लाइट का जो विजिबल लाइट का वेवलेंथ बहुत छोटा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर तुमको साउंड जैसा फेनोमेना, क्योंकि साउंड वेव है ये कंफर्म है, इंटरफेरेंस से हम लोग भी कंफर्म है कि लाइट भी वेव है और साउंड वेव है, ये हमें मालूम है। साउंड किसी भी ऑब्स्टेकल को छोड़ करके बाकी जहां पर शैडो वाली कॉन्सेप्ट है वहां पर भी पहुंच जाता है। लाइट तो नहीं पहुंच पाता। क्यों नहीं पहुंच पाता है? क्योंकि जो विजिबल लाइट है उसका वेवलेंथ बहुत छोटा है। अगर आप किसी तरह से जो बीच का जो ओपनिंग है उसको तुम इतना छोटा बना दो, बहुत छोटा का मतलब साइंस में क्या है, इस चैप्टर में बहुत छोटे का मतलब है जो विजिबल लाइट का वेवलेंथ है उसके ऑर्डर का 10⁻⁻⁶ के रेंज में चला जाता है। उतना छोटा अगर तुम ओपनिंग अगर क्रिएट कर सको तब वहां पर लाइट साउंड जैसा बिहेवियर शो करेगा। और जहां पर अभी आप थोड़ी देर पहले बोले थे ज्योमेट्रिकल शैडो बनेगा, एक्चुअली में शैडो तो बनेगा ही, इससे तो कोई भाग नहीं सकते हो, ये तो होना ही है। बट अगर ऑब्स्टेकल का साइज बहुत छोटा हो गया विजिबल लाइट के वेवलेंथ के रेंज में, तो लाइट भी जहां पर हमें बचपन से मालूम है कि शैडो बनना चाहिए, लाइट वहां पर भी पहुंच सकता है जहां पर हमें मालूम है कि शैडो बन सकता है। इसी फेनोमेना ऑफ लाइट को हम लोग
डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और दुनिया में कोई भी फिजिक्स डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को रे ऑप्टिक्स पार्टिकल थ्योरी से वेरीफाई नहीं कर सकता है। स्पेसिफिकली डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, और हमारा एक और चैप्टर था जो कि इस बार के लिए हटा दिया गया, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इन सब का डे टू डे लाइफ में हमें बहुत ज्यादा यूज नहीं है, बट इन सब का एप्लीकेशन ही इतना है कि ये फिजिक्स में लाइट का वेव थ्योरी को एस्टैब्लिश करने में हेल्प करता है। ठीक है, जो हमें बचपन से कंफ्यूजन रहता है कि लाइट वेव है या फिर पार्टिकल थ्योरी रे ऑप्टिक्स को फॉलो कर रहा है, तो पार्टिकल रे वाला तो बहुत सारा चैप्टर है। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन से हम लोग कंफर्म करते हैं कि लाइट जो है वो एक वेव का कॉन्सेप्ट को भी फॉलो करता है। ठीक है, अब सवाल है कैसे सर आप कैसे बोलते हैं वेव को कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है? तो आज आप और हम तो कॉमन साइंस स्टूडेंट हैं, आप हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि ओपनिंग अगर छोटा है तो साउंड वहां पहुंच रहा है जहां पर वो ओपनिंग के छोड़कर बाकी जगह भी था। और लाइट के केस में आज साइंस बहुत आगे निकल गया, आज तो हम लोग करके देख सकते हैं कि जहां जहां पर आपको और हमें मालूम है कि शैडो बनना चाहिए, लाइट उधर भी पहुंच जाता है। अगर ऑब्स्टेकल का साइज बहुत छोटा मतलब लाइट के वेवलेंथ के कंपैरिजन में हो, तो ये तो पार्टिकल थ्योरी से हो नहीं सकता। पार्टिकल थ्योरी तो यही कहता है जितना ओपनिंग है वहां जाना चाहिए, वहां कहां चला गया जहां शैडो बन रहा है। लेकिन साउंड तो ऐसा करता है, और साउंड में कोई डाउट है नहीं कि वो वेव है। तो यहां से हम लोग स्टैब्लिश कर सकते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से लाइट भी वेव थ्योरी को फॉलो करता है। और बहुत सारे साइंटिस्ट, फ्रेंसेल हो गए, फ्रैनहोफर हो गए, इन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया। अब सो रहे हैं क्लास में बैठ के, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है फिजिक्स का, सोने वाला टॉपिक नहीं है। फिजिक्स का टॉप टॉपिक में से है। देखो अभी आप देखे, आप लोगों का तो स्कूलिंग नहीं है, इसमें बहुत लोग का स्कूलिंग भी है, स्कूल में पढ़े हुए डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और अभी मैं पूछा डिफ्रैक्शन के बारे में, मैं प्रूफिंग तो छोड़ो, मैं बोला कुछ भी बता दो तो एक शब्द नहीं बता पाए। प्रूफिंग छोड़ो, प्रूफिंग तो बहुत बात का बात है, मैं बोला कुछ बोल दो जो तुम्हें डिफ्रैक्शन के बारे में मालूम हो। तुम नहीं बोल पाए, तुम किसी और से भी, अपना भाई बहन से भी, भैया दीदी से भी पूछ लेना। जैसे तुम प्रोजेक्टाइल मोशन का न्यूमेरिकल पूछोगे, बना देंगे भैया दीदी, है ना। उसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन पूछोगे तो बना देंगे। एक बार डिफ्रैक्शन के बारे में 8 लाइन बोलने के लिए बोलना, नहीं बता पाएंगे, क्या होता है वो भी नहीं बता पाएंगे। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फिजिक्स का। आपके क्लास में कम करके थोड़ा थोड़ा समझाया हुआ है तो ये एक अलग बात है, अदरवाइज इट्स अ वेरी फेमस फेनोमेना ऑफ फिजिक्स। ठीक है, लाइट सिर्फ डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस से ये कंफर्म होता है कि लाइट जो है वो वेव का पार्टिकल वेव थ्योरी को शो करता है। ये बहुत बड़ा डेटा, बहुत बड़ा फिजिक्स है, बहुत बड़ा साइंस है ये। नहीं तो अगर ये दोनों टॉपिक को हटा दो तो फिर तुम ये कॉन्सेप्ट ही कहीं पर नहीं आता कि लाइट वेव भी हो सकता है। लेकिन लाइट इज अ वेरी फेमस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो मिल जाता है, मिला हुआ कॉन्सेप्ट है। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सो जाने वाला टॉपिक नहीं है। इंटरेस्ट होना चाहिए, पढ़ाई का इंटरेस्ट होना चाहिए। तुम सोचो मैं लगातार बोल रहा हूं इस टॉपिक के ऊपर, जब कोई न्यूमेरिकल नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ समझाने के बारे में बात हो रहा है और आप लोग सो रहे हैं। उतना इंटरेस्टिंग टॉपिक पर अगर आपका इंटरेस्ट नहीं बैठ रहा है, आप लोग का बस इंटरेस्ट नहीं बैठता है, न्यूमेरिकल का फॉर्मूला लिख दो, गिवन लिख दो, उससे न्यूमेरिकल बना दो, वो ऐसा फिजिक्स थोड़ी होता है। यही अपने छोटे भाई बहन को क्या बताओगे, 8th 9th का बच्चा होगा, भाई बहन पूछेगा डिफ्रैक्शन क्या होता है, बोलोगे लाओ कॉपी में प्रूफिंग बताता हूँ, bn बराबर लैम्डा साइन थीटा, वो क्या ही डिफ्रैक्शन के बारे में कुछ बोल दो। खैर, तो बोलने का मतलब है फ्रेंसेल हो गए, फ्रैनहोफर हो गए, उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट लगाया कि क्यों ऐसा हो रहा होगा, लाइट वहां क्यों पहुंच जा रहा है जहां पर शैडो बनना चाहिए। तो इन्होंने सोचा, क्योंकि दिखता तो है नहीं, सबसे बहुत दिक्कत है ये कि वेव थ्योरी एस्टैब्लिश करने में सबसे परेशानी है कि कुछ नजर तो आ नहीं रहा है, एज्यूम कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो इन्होंने एज्यूम किया कि जैसे डबल स्लिट में 2 स्लिट, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट था, 2 स्लिट से लाइट निकला, और जैसे पानी या फिर साउंड निकलता है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वेव्स इंटरफेयर करता है, तभी एक बार ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क बनता है। फ्रेंसेल फ्रॉनहोफर ने भी बताया कि तुमने कितना भी छोटा सा ओपनिंग दिया है, लेकिन ओपनिंग दिया जैसे ही उस ओपनिंग में जाकर के आपका जो शुरुआत हुआ था चैप्टर हाइजेंस प्रिंसिपल से, हाइजेंस प्रिंसिपल कहता है एक प्लेन वेव फ्रंट आया, और प्लेन वेव फ्रंट के बाद क्या, उसका जो सारा पॉइंट है वो सेकेंडरी वेव फ्रंट का बेस बनाता है, और उससे सेकेंडरी नहीं, हाँ मतलब वही, वो सेकेंडरी वेवलेट बनाता है, और उसका एनवेलप बनाने पर सेकेंडरी वेव फ्रंट बन जाता है। यही हाइजेंस प्रिंसिपल है। तो फ्रेंसेल, फ्रैनहोफर, विलियम यंग, इन सब ने यही बताया कि तुमने कितना भी आखिर दिया तो एक ओपनिंग तो दिया ही, कितना भी छोटा हो, उस ओपनिंग में जैसे ही लाइट का वेव आके टकराता होगा तो उसके बाद लाइट अपना वेव थ्योरी को शो करता होगा। उसमें से जब लाइट बाहर निकला
तब क्या हुआ, उससे जैसे ही लाइट बाहर निकला तो उसमें जैसे अभी यंग्स डबल स्लिट में हुआ था, वो कितना भी छोटा था उसको तुम डबल स्लिट 2 स्लिट में बांट सकते हो, उसको तुम 3 स्लिट में बांट सकते हो, इतना भी छोटा उसको तुम 4 हिस्से में बांट सकते हो। और वेव्स आपस में जैसे इंटरफेरेंस कर रहा था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, वैसा ही कुछ हो जाता होगा, तभी उसको जहां पहुंचना था वहां तो पहुंचना ही है। ऐसा तो हो नहीं सकता बीच में व्हाइट नहीं बने, कुछ भी कर लो बीच में ब्राइट स्पॉट बनेगा, चाहे तुम यंग डबल स्लिट कर लो, इंटरफेरेंस कर लो, डिफ्रैक्शन कर दो, बट वेव बनने के वजह से वेव्स अगर बन रहा होगा तब वेव्स के साथ ही ऐसा हो सकता है कि वो कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करके जहां बीच में ब्राइट बनना था वहां तो ब्राइट बनेगा ही, बाकी इधर उधर भी लाइट पहुंचने लगा, जहां पर बनना चाहिए था शैडो वहां पर भी लाइट तभी जा सकता है जब लाइट वहां पर अपना वेव का कॉन्सेप्ट का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन सब को शो कर रहा हो तभी वहां पर पहुंच सकता है। तो इसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का क्या समरी समझे, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक फिजिक्स का, एक साइंस का, एक लाइट का, एक ऑप्टिक्स का फिनोमेना है जो कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट को एस्टैब्लिश करने में हेल्प करता है। डेफिनेशन यह है कि लाइट को जहां ज्योमेट्रिकल शैडो बनाना चाहिए, जब अगर ओपनिंग अगर बहुत छोटा हो तो लाइट उधर भी पहुंच जाता है जहां पर ज्योमेट्रिकल शैडो बनना चाहिए। इसी फेनोमेना ऑफ लाइट को डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। हमारा 9th 10th 11th 12th के बच्चों का जो साइंस है वो इससे रिलेटेड नहीं है। अगर होता तो तुम ये ब्लेड वाला एक्सपेरिमेंट बचपन में कभी करके देखोगे कि ये नहीं हो। ग्रेविटेशन हो गया, कैपेसिटर हो गया, सोलेनॉइड हो गया, ये सब दिखता है हमें आसपास, तुम ब्लेड में से लाइट पार करके उसका वेव थ्योरी देखते नहीं हो। इसका मतलब है कि जैसे 9th 10th 11th 12th में ये हमसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है, बट ये फेनोमेना जो है वो लाइट का वेव थ्योरी को और पुख्ता करता है। जैसे ये इंटरफेरेंस है वैसे ही डिफ्रैक्शन का भी फेनोमेना, जहां शैडो बनना चाहिए वहां भी पहुंचेगा। कब, जब ओपनिंग बहुत छोटा हो, कितना छोटा, विजिबल लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर का, जो कि बहुत छोटा होता है, तब लाइट ऐसे ही कंस्ट्रक्टिवली डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करके उधर भी पहुंच सकता है जहां पर उसको शैडो बनाना चाहिए था। इसी को हम लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और रही बात ब्लेड वाला, तो तुम आज घर पर जाकर के अपना कर सकते हो, रूम में अंधेरा कर देना 9-10 बजे के करीब करीब, है ना, ब्लेड ले लेना, ब्लेड ले लेना, सिंपल ब्लेड, सबके ब्लेड में से ओपनिंग होता है ना बीच बाज में, है ना, तो तुम उसमें से लाइट मार करके देखना। अगर लेजर लाइट वगैरह है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे सिंपल भी लाइट मार दोगे तो दिखेगा। तो तुम देखोगे रूम में सब जगह पर, जैसे सब जगह पर ब्राइट डार्क का जो है वो आपको फेनोमेना जो है वो नजर आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि उसके अंदर का जो छोटा छोटा ओपनिंग है लाइट उसी में से निकला बाकी जगह पर नहीं पहुंचा, ये हो नहीं सकता, ये तुम कर करके देख सकते हो। ठीक है, अभी तो मैं रूम वाला एग्जांपल ही बता रहा था। जैसे बहुत बड़ा रूम का अगर ओपनिंग भी दे देते हो तो भी लाइट को मारते हो तो बिल्कुल एकदम सीधा ही पड़ा ऐसा नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा इधर उधर भी लाइट चला ही जाता है। एकदम जितना सीधा उसी में से लाइट जाएगा क्या, जबकि मैं तो दरवाजे के बराबर को ओपनिंग करने के लिए बोल रहा हूं तो भी नहीं होगा, तो भी साइड साइड से मुड़ जाएगा लाइट, थोड़ा ही सा सही इधर उधर जरूर चला जाएगा रूम में। उतना बड़ा ओपनिंग में अगर तुम ओपनिंग को छोटा कर देते हो, रूम में अगर अंधेरा कर देते हो, तो तुमको डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पूरे रूम में दिखेगा। उस छेद में से तो निकलेगा ही, उस ब्लेड के छेद में से तो लाइट निकलेगा ही, बट उसका ब्राइट डार्क छीटा छीटी टाइप का पूरे रूम में तुमको नजर आएगा। और दिस इज फेनोमेना डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमारा डे टू डे लाइफ जो है, डे टू डे लाइफ के बारे में मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि 7th क्लास में हम लोग फिजिक्स का डेफिनेशन पढ़े थे। 7th क्लास में उसमें हम लोग ने पढ़ा था कि डे टू डे लाइफ के साइंस को फिजिक्स कहते हैं। तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन हमारे डे टू डे लाइफ में उतना कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन लिखते हैं हम। तो डेफिनेशन लिख लिया जाए, द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द शार्प कॉर्नर्स एंड स्प्रेडिंग इन द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और दूसरा नंबर कि लाइट का डिफ्रैक्शन हमें सब जगह इसीलिए क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल इज ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो कि बहुत कम है। विजिबल लाइट का वेवलेंथ 10⁻⁻6 मीटर के रेंज में चला जाता है, 10⁻⁻6 मीटर के ऑर्डर के में चला जाता है। तो इतना छोटा ओपनिंग करके लाइट को उसमें से भेज करके देखना हो तब दिखेगा, हर जगह पर नहीं दिखता। बट साउंड का जो है, ऑडिबल साउंड जो है, उसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। उसमें पढ़े थे तो 9th क्लास में, 11th 12th में तो जो पढ़े नहीं पढ़े, 9th 10th क्लास में आप लोग पढ़े हैं, 9th क्लास में, है ना। साउंड का वेव, जो ऑडिबल साउंड है उसका वेवलेंथ ज्यादा, तो उसमें ऑब्स्टेकल का साइज अगर बड़ा भी हो, ऑब्स्टेकल नहीं, ओपनिंग का साइज अगर बड़ा भी हो, तो भी उसमें लाइट जो है वो साउंड जो है वो डिफ्रैक्शन का फिनोमेना शो करता है। लाइट का डिफ्रैक्शन शो करने से ऐसा नहीं कि हम लोग लाइट का डिफ्रैक्शन शो कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। डिफ्रैक्शन तो साउंड का भी होता है, बट साउंड तो मेरे को पहले से ही मालूम है कि वो वेव है, तो उसमें डिफ्रैक्शन करके कर ही क्या लोगे।
लाइट में दिक्कत है, लाइट का डिफ्रैक्शन प्रूफ करके हम लोग ये शो कर देते हैं कि ऑब्स्टेकल का अगर ओपनिंग का साइज अगर छोटा हो तो लाइट साउंड जैसा प्रॉपर्टी शो कर देता है, और साउंड वेव है तो यहां से हम लोग ये एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि लाइट भी जो है वो वेव थ्योरी, वेव नेचर को फॉलो करता है। ठीक है, उसके बाद रही एक्सपेरिमेंट की बात। तो जैसे यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से इंटरफेरेंस तो पहले ही पता चल गया था क्या होता है, कितना होता है, क्या होता है, कहां बनता है, क्यों बनता है, कैसे बनता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या है। उसके लिए 4-5 दिन का आपको प्रूफिंग का पैटर्न का जरूरत पड़ा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। वैसे ही डिफ्रैक्शन में बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, हमें पढ़ना है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, बहुत सारे साइंटिस्टों का कंट्रीब्यूशन है, बट हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। इस वाले एक्सपेरिमेंट से, इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग फेमसली नोन एज, जैसे विलियम यंग के एक्सपेरिमेंट को हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नाम से जानते हैं, दिस इज नोन एज सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और 50-50 चांसेस है सब तरह का एग्जाम में। कोई अगर बोल दे मुंह उठा के कि YDSC यंग्स डबल स्लिट का चांसेस ज्यादा है आने का, तो बच्चा कभी जिंदगी में मैथ पढ़ा ही नहीं तभी ऐसा बोल सकता है, क्योंकि जितना चांस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से यंग्स डबल स्लिट का आने का है, बिल्कुल 50% चांसेस जो है वो डिफ्रैक्शन का भी आने का है। चाहे तुम बोर्ड का प्रूफिंग का बात कर लो या मेंस एडवांस नीट का डायरेक्ट क्वेश्चंस का बात कर लो, 50-50 चांसेस है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं, डायग्राम को बनाते भी रहो, और इस एक्सपेरिमेंट का डायग्राम एक बार देखो क्या कह रहा है। डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट का डायग्राम देखे थे, इस एक्सपेरिमेंट का डायग्राम को एक बार बढ़िया से देख लो कि आखिर हो क्या रहा है, फिर अपना आराम से बना सकते हो एक बार अगर समझ सकोगे तो। ठीक है, तो डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखना क्या क्या दिख रहा है। तो ये है हमारा सोर्स ऑफ लाइट वेव, और वेव कंसीडर कर रहा हूं, मतलब इसमें से वेव जो है वो सारे डायरेक्शन में निकलेगा ना। ठीक है, अब हमने एक कन्वर्जिंग लेंस लिया हुआ, कन्वेक्स लेंस, पहले देख लो उसके बाद बनाना। कन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है, लाइट को कन्वर्ज करने का, है ना। तो दिख रहा होगा ये लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, लाइट को कन्वर्ज, और प्लेन वेव फ्रंट बना रहा है। सीधा सीधा वेव फ्रंट पहले पढ़े थे पहले क्लास में वेव ऑप्टिक्स का, दिस इज प्लेन वेव फ्रंट। और ये जाकर के देखो, ये है हमारा ऑब्स्टेकल, और बीच में है एक ही स्लिट है, सिंगल स्लिट, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। ये प्रूफिंग करने के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा लगाने के लिए इतना बड़ा किया गया, नहीं इतना बड़ा नहीं, बहुत एकदम एक्सट्रीमली छोटा होना चाहिए, अदरवाइज ये पैटर्न इनको दिखेगा नहीं। ठीक है, ये प्रूफिंग करने के लिए ऐसा लिया गया, जैसे सिंगल स्लिट। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे, तो इससे जब लाइट रे निकलेगा इस स्लिट से, तो फिर ये प्लेन वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट विल एक्ट एज सेकेंडरी वेवलेट, और उससे फिर सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेगा, और कई जगह पर ये वेव कई जगह पर जा सकता है। अरे समझ में ना, वेव से कई जगह पर जाएगा, तो तुम प्रूफिंग कैसे करोगे, तुम मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे करोगे। उसके लिए एक और बड़ा सा कन्वेक्स लेंस लगाया जाता है, ताकि ये भी जितने लाइट रे को कन्वर्ज कर सके, कम से कम घसीट के कन्वर्ज करके एक पॉइंट पर, जैसे एक पॉइंट पर खास, मतलब मेरे डायग्राम में मिल रहा है P पॉइंट पर, जैसे ये YDSC में भी पढ़े थे। अब हमें P पॉइंट पर क्या मिलेगा, तो इतना श्योर है कि जहां बीच में से निकल रहा था वहां पर तो व्हाइट ही मिलेगा, तो कॉमन सेंस है। ठीक है, तुम बोलोगे इतना छोटा क्यों बना है, क्योंकि ये स्लिट भी एक्चुअली में बहुत छोटा सा है, जो बीच में एकदम कंफर्म है कि ब्राइट ही बनेगा। उसके अगल बगल आगे पीछे जैसे यंग्स डबल स्लिट का पैटर्न था, बिल्कुल वैसा तो नहीं, बट क्या बोलते हो उसको, थोड़ा ब्राइट, थोड़ा ब्लैक, थोड़ा ब्राइट, थोड़ा ब्राइट टाइप का, तुमको छीटा छीट टाइप का जो है वो एक पैटर्न दिखेगा। तो हमें देखना है, जैसे यंग्स डबल स्लिट में पढ़े थे कि सेंटर में तो कंफर्म ब्राइट बनेगा, बट डार्क इससे कितने दूरी पर बनेगा, ब्राइट इससे कितने दूरी पर बनेगा। यही प्रूफिंग पहले भी किए हो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। विड्थ कितना था वो तुम लोग जाने थे, इंटेंसिटी सबका जो है वो सेम था, वो आप लोग देखे थे, कितना था वो भी देखे थे, तो वही सब यहाँ पर भी हमें देखना। और बाकी स्लिट, वहां पर डबल स्लिट के बीच का डिस्टेंस कितना लिए थे, स्लिट के बीच का स्मॉल डी लिए थे, यहाँ पर तो सिंगल स्लिट है तो इसका जो विड्थ है उसी को डी ले लेंगे। ठीक है, और स्लिट से स्क्रीन तक का बीच का दूरी कैपिटल डी है तो कैपिटल डी है। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम है, पहले डायग्राम को सेटअप करो, फिर इसके बारे में थोड़ा और बताता हूं। डायग्राम को थोड़ा सा और अभी ध्यान से देखना। ठीक है, वाई समझ में आ रहा है ना क्या है वाई। अगर आपको वाई में थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो आप लोग अपना पीछे वाला यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट निकाल सकते हैं, वहां से आपको मालूम होगा। ओ से पॉइंट पी पर, ओ पर तो वहां पर भी कंफर्म होता था कि ब्राइट स्पॉट बनेगा, पी पॉइंट पर डार्क बनेगा या ब्राइट बनेगा, कितने दूरी पर बनेगा, वही सब चीज़ हम लोग डिराइव करते थे, डिफाइन करते थे, वही सब यहाँ पर भी डिराइव करना है। उससे कम है यंग्स डबल स्लिट से, इसमें
प्रूफिंग और जो हमें काम की बातें याद करनी है वो थोड़ा सा कम है। डायग्राम देख रहे हो ध्यान से, ठीक है। अब थोड़ा समझना है इसमें, क्योंकि यही एक समझने वाली बात है, ठीक है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पाथ डिफरेंस आप लोगों को याद है कौन सा था? डबल स्लिट में यहाँ से लाइट आता था S1, यहाँ से लाइट आता था S2, यहाँ होता था P। अब ये स्लिट P नहीं, जो सोर्स था, हाँ क्या, हाँ ये वाला जो होता था S2P माइनस S1P, वही क्या था, वही आपका पाथ डिफरेंस था। वहीं से आपका पूरा चैप्टर जो है, वहीं से पूरा जो टॉपिक है, फेनोमेना है, प्रूफिंग जो है, वो सब होता था, ठीक है। S2P माइनस S1P था, वहाँ पर आप लोग ने याद किया था S2P माइनस S1P। तो यहाँ पर पहले देख लोगे क्या है। तो ये डायग्राम देख रहे हो, ठीक है। इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि यही समझने में थोड़ा दिक्कत होता है। और मैंने यंग्स डबल स्लिट पढ़ाते समय लेक्चर कई बार दिया था, फिर से दे रहा हूँ। नहीं समझ में आया तो 5 बार ट्राई करना, नहीं समझ में आया तो याद कर लेना। छोड़ के क्या करोगे, 50-50 चांसेस है, एकदम 50% चांस एग्जाम में लड़ जाने का, छोड़ कैसे दोगे। तो यहाँ पर इस पॉइंट को ध्यान से देखना। ये ए पॉइंट था, स्लिट का ओपनिंग जहाँ पर है, और बी पॉइंट है, ये स्लिट का ओपनिंग है यहाँ से, ठीक है। तो ये जो प्लेन वेव फ्रंट है, दोनों पे आके साथ में टकराया, प्लेन वेव फ्रंट दोनों पर आके साथ में टकराया, और पी पॉइंट पर ये और यहां से जो लाइट है ये अगर मिला होगा, वेव थ्योरी पढ़ रहे हैं, मिला तभी तो ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि ब्राइट बनेगा या डार्क बनेगा, है ना, समझ आ रहा है। अगर ए से भी लाइट निकला और बी से भी वेव, मतलब लाइट का वेव निकला, और अलग अलग जर्नी तय करते हुए पी पॉइंट पर पहुंच गया, अलग अलग जर्नी तय करते हुए पी पॉइंट पर पहुंच गया, तो उसका ध्यान से देखना। ये जो ए पॉइंट है, यहां से तुम्हें एक परपेंडिकुलर गिराना है नीचे वाला लेंथ पर, मतलब बी से ये जो वेव फ्रंट निकला, समझ आ रहा है ना। ए से क्या गिरा है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये सब बी से एन है, इसी को ही हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में। दिस इज नोन एज आवर पाथ डिफरेंस। यहाँ पर ये पाथ डिफरेंस कहलाएगा, दिस विल बी टर्म्ड एज पाथ डिफरेंस, ठीक है। क्योंकि यही पाथ का डिफरेंस है। ये अगर ये बिल्कुल ए और डी सेम फेस पर होता, जो कि है ओ पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर ये दोनों साथ में चला, साथ में मिल गया, बट यहीं पर टकराया, बट पी पर अलग अलग रास्ता तय करते हुए वहां पर पहुंचा, टेढ़ा मेढ़ा होते हुए। इसका मतलब है कि दोनों के बीच में डेफिनेट पाथ डिफरेंस है, और वो पाथ डिफरेंस यहां से ऐसे परपेंडिकुलर चाप दिए, जहां परपेंडिकुलर नहीं है, जैसे ए से बी में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, तो वहां पर ये दोनों साथ में निकला और ओ पर पहुंच गया। और जैसे ही दोनों के बीच में कुछ भी डिस्टेंस होगा, तैसे ही वो क्या करेगा, वो ओ पर नहीं पहुंचेगा, वो कहीं और पहुंचेगा। अब वो कहीं और पहुंचेगा, इसका मतलब है कि इसका जो डिफरेंस है, ये बीएन होने की वजह से ही लाइट रे ओ पर तो हमें मालूम ही है, ओ पर क्या है समझ लो ना, ओ पर तो ब्राइट बनना ही है, इस पे कोई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं है। दूसरे जगह क्यों पहुंचा, दूसरे जगह क्यों ब्राइट बन रहा है, दूसरे जगह क्यों डार्क बन रहा है, उस पर वेव थ्योरी, वेव कॉन्सेप्ट, इंटर डिफ्रैक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वो इसीलिए पॉसिबल हो रहा है कि अगर इस बीएन का थोड़ा भी लेंथ है, थोड़ा भी डिफरेंस है, इसी के वजह से ये पूरा डिफ्रैक्शन पैटर्न हो रहा है। ये जो बीएन है दैट विल बी टर्म्ड एज पाथ डिफरेंस, पहले ही याद करके रखना है, ठीक है। बाकी ये होगा कितना, ये हम लोग देख रहे हैं। यहां पर अगर एंगल ले लें थीटा का, यहां पर वाला अगर एंगल ले रहे हैं थीटा का, तो इसमें साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा इस डायग्राम में, यहाँ 90 डिग्री है, साइन थीटा इस वाले डायग्राम में, इन ट्राइंगल नाम है ABN में, साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर में है BN, हाइपोटेनस में है D, दिस BN इज इक्वल टू D साइन थीटा, यही पाथ डिफरेंस है लिखा हुआ, BN बराबर D साइन थीटा, यही पाथ डिफरेंस है, ये पहले याद करना है, ठीक है। उसके बाद ये जो पैरेलल जा करके ओ पॉइंट पर मिल रहा था, जहां पर हमें कंफर्म है कि ब्राइट स्पॉट बनना था, तो ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये तो ऊपर नीचे जा रहा था, बट ये सीधा वाला जा रहा था, दोनों के बीच में एंगल ये थीटा ही हो जा रहा है। कैसे आ रहा है समझ में, ध्यान से देखोगे, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होता, अरे हाँ ना बोलो, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होता है, और ये वाला एंगल ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये थीटा हो गया। आया समझ में, फिर से बताओ, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, तो ये तो थीटा ही होगा ना, तभी ना 90 माइनस थीटा प्लस थीटा को, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। अरे समझ, ये सब दिखाने का जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी काफी घिचपिच वाला डायग्राम है। दिस एंगल विल बी थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल से दिस एंगल विल बी थीटा, दिस एंगल विल बी थीटा, इसको ख्याल रखना डायग्राम बनाते समय। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डी है, इसको पहले सॉल्व कर लो, फिर प्रूफिंग पर आते हैं कि कब मैक्सिमा बनेगा और कब मिनिमा बनेगा।
प्रूफिंग है इसमें बहुत बड़ा, तो इसको हम लोग थोड़ा सा चालाकी से करेंगे, उतना बड़ा ना लगे। ट्राई टू प्रूफ इट इन दैट वे। ये वाला डायग्राम मिटा, डेफिनेशन मिटा देता हूँ, और डायग्राम में यहाँ तक का तो हमें कुछ काम है नहीं, मिटा देता हूँ। अरे समझ में यहाँ तक नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो मैं बता रहा हूँ, याद कर लेना ठीक से, है ना। कौन सा तुमको इस पर रिसर्च करना है, तो आगे अगर इसको नोट करें बढ़िया से। अब इस डायग्राम में देखते हैं, अब ध्यान से देखना, ये फिर समझने में फिर तकलीफ हो जाता है, फिर दिक्कत हो जाएगा। bn क्या था, मतलब डी सेंटर था, दैट वाज एक्चुअली बराबर पास। अब इसको पिछले टॉपिक से जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़े थे उसका सारा प्रूफिंग तो दोबारा कर नहीं पाओगे, फिर 10 पन्ना का प्रूफिंग हो जाएगा, कुछ चीजें वहां से मैच करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये bn पाथ रेफरेंस है, ध्यान से देखना। यदि ये bn का वैल्यू लैम्डा हुआ, यदि bn का वैल्यू लैम्डा हुआ, मतलब ये जो पाथ डिफरेंस है ये लैम्डा, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट है, जो तुम सोर्स ऑफ लाइट लिए थे उसका वेवलेंथ के बराबर, bn बराबर लैम्डा, समझ में आ रहा है। bn क्या है, पाथ डिफरेंस है। अगर ये लैम्डा हुआ, bn का वैल्यू अगर लैम्डा हुआ, तो ये वाला टॉपिक अभी जो मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझना, समझ में आए तो ठीक, वरना याद कर लेना, ठीक है। 4-5 बार ट्राई करना, समझ में आए तो ठीक, अदरवाइज याद कर लेना, ठीक। ध्यान से सुनना, bn का वैल्यू यदि लैम्डा है, यदि इफ लिखा हो, जरूरी नहीं हो, यदि bn का वैल्यू अगर लैम्डा है, ठीक है, bn का वैल्यू अगर लैम्डा है ना, तो अगर bn का वैल्यू अगर लैम्डा है, अब इसको अगर तुम डबल स्लिट जैसा कंसीडर करो, ऐसा डबल स्लिट जैसा, ये इसको यहाँ से यहाँ तक सिंगल स्लिट कंसीडर कर लो, और यहाँ से यहाँ तक तुम इसको भी एक सिंगल स्लिट कंसीडर कर लो, ठीक है। तो यदि अगर bn का वैल्यू लैम्डा है ना, तो फेज डिफरेंस पिछले चैप्टर में पढ़े थे, वेव के बीच में ये था 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स था, एक्स पाथ डिफरेंस था, है ना। तो फाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा हो गया, है ना। तो फाई बराबर कितना हो गया, फाई बराबर 2 पाई हो गया, ठीक है। और आधा आधा कर लोगे तो पाई और पाई हो गया। अगर दो स्लिट में इसको सोच लो, इफ इसको अगर तुम दो कंसीडर कर लो, दो अलग अलग स्लिट में, इफ जो लेंथ है ए बी, इसको तुम इज कंसीडर्ड इन 2 हाफ्स, अगर इसको 2 हाफ में कंसीडर करते हो, कंसीडर्ड इनटू 2 हाफ, सारा समझ में है ना। तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जो है वो 2 पाई का आधा, मतलब पाई पाई का हो जाएगा, है ना। पाई पाई का अगर फेज डिफरेंस होगा, अगर पाई पाई का, है ना, तब क्या कहते हो, ऊपर वाले का क्या नीचे वाले के किसके साथ ओवरलैप करने का चांस है। फेज डिफरेंस अगर पाई का हो तो 360 डिग्री का होने पर, या फिर ऐसे सोचो लैम्डा होने पर 2 पाई ना, एक वेवलेंथ का अंतर तो 2 पाई, है ना। तो मेरा तो लैम्डा तो पूरे का है, ऐसा आधा रास्ते में आता है तो लैम्डा बाई 2 हो गया। तो लैम्डा बाई 2 का मतलब क्या हुआ, ये यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस में समझाया था, लैम्डा बाई 2 का अंतर है, तब क्या होगा, एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ ही इंटरफेयर करने का चांसेस है। तो अगर ऐसा हुआ तो ये जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर यदि ये दोनों वेव्स, यहां से जो जितना वेव आ रहा है और यहां से जितना वेव आ रहा है, आधा आधा अगर कंसीडर करो और ये ओवरलैप करेगा, तो ये कौन सा कंडीशन बनाएगा, दिस विल बी द केस ऑफ, इसको यहां पर सेकेंडरी मिनिमा कहते हैं, दिस इज केस ऑफ सेकेंडरी मिनिमा, इसको हम लोग सेकेंडरी मिनिमा का केस कहते हैं। समझ में आया क्या हुआ, ठीक है, थोड़ा नोट करो सब पे। हाँ, तो क्या समझे, अगर ए बी के क्या समझे, अगर bn का वैल्यू अगर लैम्डा हुआ और ए बी को कंसीडर 2 हाफ में करते हो, तो यही केस माना जाएगा हमारा सेकेंडरी मिनिमा का। ये समझ में आ गया सबको, फिर से बताऊं, ठीक है। तो ये सब मैं मिटा देता हूं क्योंकि इस पर और कंफ्यूजन ही बढ़ेगा, नहीं आएगा तो रट लेना, ठीक है। bn का वैल्यू लैम्डा, अब bn बराबर था कितना, bn बराबर वहां पर d साइन थीटा बराबर कितना होगा, d साइन थीटा 1 बराबर लैम्डा, तो इससे साइन थीटा 1 बराबर कितना हो गया, दिस इज लैम्डा
बाई डी। अरे समझ में, इसका प्रूफिंग और डबल स्लिट का प्रूफिंग में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा स्टाइल में चेंजेस है, बट कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, साइन थीटा 1 बराबर है। और अब बताओ अब कैसे होगा, बी एन बराबर अगर 2 लैम्डा होता तो भी यही कॉन्सेप्ट होता। 2 लैम्डा है तो लैम्डा लैम्डा दो अलग अलग हिस्से से होते हुए आता, एक आधा एक दूसरे को क्या करता, वो एक दूसरे को, जैसे बी एन बराबर 2 लैम्डा होता, आधे आधे से आता, आधा आधा, 2 स्लिट कंसीडर करोगे तो आधा आधा में होगा, तो फिर से एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ वाला ही कंसिडरेशन होगा, और वो फिर कैंसिल आउट करते ही वो नजर आएगा तुमको। दिखता नहीं है, मान के किया गया है कि ऐसा होता होगा वेव के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो उस हिसाब से कितना हो जाएगा यहाँ पर, फिर से डी साइन थीटा 2 बराबर लैम्डा, तो इससे साइन थीटा 2 बराबर, कुछ मिस कर दिया ना मैं, पी एन बराबर 2 लैम्डा है ना, दिस इज 2 लैम्डा बाई, यार ऐसे ही अगर हम लोग साइन थीटा एन कर दें, पैटर्न देख रहे हो, 1 लैम्डा बाई टी, 2 लैम्डा बाई 3, 3 लैम्डा बाई टी, 4 लैम्डा बाई टी, दिस विल बी एन लैम्डा बाई टी। याद हो गया। फिर फॉर स्मॉल एंगल्स, रट के अगर मेंस एडवांस नीट में स्कूल में क्वेश्चन बनाना तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा जो है वो थीटा, जो कि फिर tan थीटा के बराबर हो जाता है, साइन थीटा बराबर tan थीटा होता है ना। तो tan थीटा अगर इस डायग्राम में देखते हो, इस डायग्राम में यहाँ सी था, सीपीओ में, इन ट्राइंगल सीपीओ, इसमें tan थीटा बराबर बोलो कितना हो रहा है, परपेंडिकुलर में है y, बेस में है कैपिटल डी, और साइन थीटा का वैल्यू tan थीटा के बराबर, तो साइन थीटा n का वैल्यू tan थीटा n के बराबर है, वाई एन बाई डी। अरे समझ, अब इन दोनों को अगर ला दो, दिस इज n लैम्डा बाई डी बराबर वाई एन, कुछ मिसिंग कर दिया, हाँ कहाँ पर, यहाँ पर ना, लैम्डा बाई डी था ऑब्वियसली, और यहाँ पर y ये हो गया स्मॉल डी और ये हो गया कैपिटल डी ना, तो दिस इज वाई एन बराबर, दिस इज एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। इससे हमारा क्या निकल जाएगा, इससे जो y निकलेगा वो जो है वो हमारा सेकेंडरी मिनिमा, मतलब पूरा डार्क तो नहीं बट छीटा छीटा डार्क डार्क टाइप का ही जो बनेगा। अगर वो डार्क बन रहा है तो उसका सेंटर से दूरी निकालना हो अगर, तो आपको ये एन लैम्डा डी बाई डी का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यंग्स डबल स्लिट में कितना था डार्क वाले का, 2n प्लस 1 था, क्या था 2n प्लस 1 लैम्डा डी बाई डी था ना, 2n प्लस 1 लैम्डा डी बाई 2 था सर। चेक याद कर लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा ना, क्योंकि आप लोग बात समझ रहे हैं। फाइनली अब जो मेंस एडवांस नीट का एग्जाम आने वाला है वहां पर सेंटर पे ये समझाओगे क्या किसी को, फॉर्मूला ठीक से रटा हुआ रहेगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। वहां पर डार्क स्पॉट था, यहाँ पर जो है इसको कंडीशन नहीं, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा है, इतना ही दूरी पर एन का वैल्यू कहां से शुरू हो रहा है, एन का वैल्यू वैसे देख रहे हो कहां से स्टार्ट हो रहा है, एन का वैल्यू जो है वो अगर 0 से नहीं शुरू कर रहा है, एन का वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 0 क्यों नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पर 0 पुट करते हो तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा, और y का वैल्यू 0 मतलब तुम सेंटर पर आ जाओगे, और सेंटर पर कोई वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, पार्टिकल थ्योरी का जरूरत नहीं है, हमें मालूम है कि सेंटर पर ब्राइट बनेगा, और आप कंडीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा निकाल रहे हैं। ठीक है, क्लियर कट बात, तो ये हो गया। अब इसको अगर यहाँ तक लिख लिए हो तो इसी में लिख लिए ना, इसको नहीं लिखे हो क्या, अभी लिखो फटाफट, इसको खा लेंगे अभी। तो फिर अपना दिमाग लगा के बीएन के बारे में कुछ और बातें बताओ। इफ बीएन बराबर लैम्डा पे तो बता दिए, डी लैम्डा एन लैम्डा डी बाई डी आ गया ना हमारा, लैम्डा डी बाई डी, हाँ ठीक, हाँ बताओ जरा। देखो ये bn अगर 3 लैम्डा बाई 2 हो गया, 3 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2 समझ में आ रहा है ना, bn ये जो लेंथ है, ये जो bn है, अगर ये 3 लैम्डा बाई 2 हो गया, मतलब यहां से यहां तक आते आते 3 लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया है ना। तो इसको अगर 3 हाफ में कंसीडर करो, कंसीडर इट इनटू 3 हाफ्स, इसको 3 हाफ से कंसीडर अगर करते हो तो क्या होगा,
लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू, एक लैम्डा बाई टू और दूसरा लैम्डा बाई टू से जो वेव आएगा वो दोनों एक दूसरे को क्या कर जाएगा, वो एक दूसरे को, एक लैम्डा बाई टू दूसरा लैम्डा बाई टू से दोनों वेव आएगा, वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कट कर देगा। लेकिन एक लैम्डा बाई टू बच गया, 3 लैम्डा बाई टू था, एक लैम्डा बाई टू, एक लैम्डा बाई टू किया, एक लैम्डा बाई टू बच गया। वो जो बचा अगर वो पहुंच रहा है पी पॉइंट पर तो कंफर्म है कि पी पॉइंट पर मिनिमा नहीं, मतलब काला काला छिट्टा छिट्टा बनने का चांसेस नहीं है, वहां पर ब्राइट छिट्टा छिट्टा बनने का चांसेस, एकदम बिल्कुल ब्राइट तो नहीं बनता है, बट पी जो है वो कंडीशन ऑफ या फिर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगा अगर bn 3 लैम्डा बाई टू से हम लोग स्टार्ट करें तो, और इसको कंसीडर कर लेंगे 3 हाफ से, ठीक है। तो bn का वैल्यू कितना होता है, d साइन थीटा, ये कितना हो रहा है, दिस इज 3 लैम्डा बाई टू, तो इससे साइन थीटा बराबर कितना हो गया, इससे साइन थीटा बराबर कितना हो गया, 3 लैम्डा बाई 2d, है ना। अब थोड़ा मैथ वाले हो, अब आगे बताओ 3 लैम्डा बाई टू पर कुछ बात बना तो और कितने पे चले, 5 लैम्डा बाई टू, 5 लैम्डा बाई टू में क्या, एक लैम्डा बाई टू, एक लैम्डा बाई टू, एक लैम्डा बाई टू, एक लैम्डा बाई टू कैंसिल आउट कर गया, बट उसके बावजूद जो है वो एक लैम्डा बाई टू जो है वो बच जाएगा, जिसके वजह से फिर से वहां पर ब्राइट छिटा ब्राइट स्पॉट ही बनने का चांसेस है। फिलहाल हमें फॉर्मूला से मतलब है, तो डी साइन थीटा बराबर 5 लैम्डा बाई टू, इससे साइन थीटा 2 बराबर कितना हो जा रहा है, दिस इज 5 लैम्डा बाई 2d। एक पैटर्न समझ आ रहा है क्या, क्या, हाँ 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2d बन रहा है, और इसमें n का वैल्यू कितना हो जा रहा है, इसमें वो अभी कैसे बताऊं, अभी तो बन रहा है ये पैटर्न बना, और साइन थीटा एंड tan थीटा n के बराबर, tan थीटा तो इस डायग्राम में हमेशा yn बाई डी ही आ रहा है, देख ही रहे हो, तो यहाँ से yn बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से yn जो है इसमें भी 2n प्लस 1 लैम्डा डी बाई 2d, दिस इज 2n प्लस 1 लैम्डा डी बाई 2d, दिस इज 2n प्लस 1 लैम्डा डी बाई 2d। अब बताओ ये n कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पर n का वैल्यू, ये जो n का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो कहां पहुंच जाएंगे, जो कि ठीक है, लैम्डा डी बाई 2d पर बन रहा है हमारा ब्राइट स्पॉट, है ना। तो यहाँ पर n का वैल्यू जो है हम लोग 0 से भी चलाएंगे तो ये फॉर्मूला जो है वो काम कर जाएगा, एंड दिस इज आवर कंडीशन ऑफ, कंडीशन नहीं सीधा पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। आना समझ में, जल्दी जल्दी लिख लो, अगर समझ में आए तो ठीक है, वरना याद कर लो, याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। समझ में आए तो ठीक, अदरवाइज याद कर लो, समझ में आए तो ठीक, अदरवाइज याद कर लो, समझ में आए तो ठीक, अदरवाइज याद कर लो। इसके बाद डायग्राम देखो स्क्रीन पर, देख रहे हो कैसा बन रहा है, बीच में क्या है, लेकिन देख रहे हो इसका विड्थ जो है वो बहुत ज़्यादा है, एक्चुअली में 2 टाइम्स है, बाय एक्सपेरिमेंट इट हैज बीन डिराइव्ड, इट हैज बीन सीन, बीच में जो है वो जो विड्थ है वो दुगना होगा। उसके बाद देखो क्या बना, डार्क डार्क, उसके बाद जो व्हाइट है, बट पूरा व्हाइट नहीं बनता, थोड़ा छिट 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 होने लगेगा। उसके बाद वाला काला जो है वो भी थोड़ा थोड़ा जो है वो डिम होने लगेगा। क्यों डिम हो रहा है, क्या कम हो जा रहा है, इसका इंटेंसिटी क्यों कम हो जा रहा है, तो उसका राज की बात यहाँ पर है ना। क्या हुआ यहाँ पर, एक सिर्फ लैम्डा बाई टू कैंसिल आउट हो रहा था, फिर लैम्डा बाई टू लैम्डा बाई टू लैम्डा बाई टू लैम्डा बाई टू कैंसिल आउट हो जा रहा है, फिर अगले वाले लैम्डा बाई टू 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 कैंसिल हो जा रहा है, तब एक लैम्डा बाई टू का कंट्रीब्यूशन बच रहा है, तो इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली जो है वो कम हो जा रहा है। दिस इज मेजर डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस को अगर तुम बिल्कुल तरीके से करो, परसों वाले वीडियो में बताएगा, बिल्कुल सस्टेन कर दो, बिल्कुल एकदम कोहेरेंट सोर्सेज से कर लो, तब ऐसा हो सकता है कि तुमको इंटेंसिटी एकदम बढ़िया से आपको दिखे। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट को तुम कितना भी सही से कैसे भी कर लो, इंटेंसिटी का वैल्यू बराबर नहीं रहेगा, वो कम ही होते चला जाएगा, इंटेंसिटी का वैल्यू जो है वो बिल्कुल कम होगा। हाँ, लेकिन जो विड्थ है, विड्थ का क्या तरीका बताएगा, तो वहां पर इधर भी वही है, मिनिमा के बीच का विड्थ हो जाएगा हमारा मैक्सिमा का विड्थ, सेकेंडरी मैक्सिमा का, मैक्सिमा के बीच का विड्थ जो है वो सेकेंडरी मिनिमा का विड्थ हो जाएगा। बीटा से डिनोट करते थे, इसमें ये भी सेम नहीं रहेगा एक्चुअली में, बट जहां तक सेम होगा, कहीं तक तो सेम होगा ना, थोड़ी देर के लिए 4-5 ही बार सेम होगा, उसके बाद ऊपर नीचे हो जाएगा। जहां तक सेम होगा वहां तक हमें प्रूफिंग इसका याद करना है, समझ में आ रहा है। ये आप लोग डबल स्लिट में भी बताते हैं इंटरफेरेंस में कि सर आप बोल रहे हैं फ्रिंज विड्थ बराबर होगा, बट नहीं होता है, कुछ देरी तक दिखेगा, उसके बाद तो डिसअपियर हो जाता है। तो इधर भी बिल्कुल बराबर विड्थ थोड़ी ही देर के लिए दिखेगा, उसके बाद ये डिसअपियर हो जाएगा, लेकिन जहां तक बराबर दिखेगा वो डिराइव करना हमारा बनता है। ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। इसमें ये साइन थीटा वाला भी याद करना है, जैसे उसमें भी बहुत सारी चीज याद की, तो इसमें भी साइन थीटा वाला भी याद करना पड़ेगा।
अब सिर्फ एक फ्रिंज विड्थ डिराइव कर लेते हैं। ये अच्छे से याद कर लेना क्योंकि इसमें इतना ही प्रूफिंग है। फ्रिंज विड्थ, इधर भी इसको विड्थ कह रहे हैं, फ्रिंज विड्थ कहने का जरूरत नहीं, दिस विल बी विड्थ ऑफ, मान लो सेकेंडरी मैक्सिमा निकालना है। सेकेंडरी मैक्सिमा का किसके किसके बीच में निकालते थे? मैक्सिमा का बीच में निकालना है तो दो कंसेक्यूटिव मिनिमा देखो और दोनों को माइनस कर दो, है ना। तो दो कंसेक्यूटिव मिनिमा, मिनिमा वाला कहाँ गया हमारा? ये तो मैक्सिमा का था, मिनिमा का ये था ना, क्या था? एन लैम्डा डी बाई 2 था। दो कोई कंसेक्यूटिव y1 बराबर कितना हो जाता है? लैम्डा डी बाई डी, और y2 बराबर कितना हो जाता है? 2 लैम्डा डी बाई डी, दोनों को माइनस y2 माइनस y1। बीटा से ही करते हैं, याद करने में घर में आसानी होगा। ऐसे बीटा से नहीं भी कर सकते हो बट रटते समय आसानी होगा। कितना हो गया? दिस इज लैम्डा डी बाई डी हो गया। उधर कितना था फ्रिंज विड्थ? लैम्डा डी बाई डी था ना, तो ऐसे याद करने में आसानी होगा। फ्रिंज विड्थ, तो इस पर देख लो विड्थ बराबर है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं थ्रू आउट विड्थ बराबर होगा, बट जहां तक बराबर होगा वहीं तक का तुम्हें रटना है। एक्चुअल बात है कि बराबर नहीं होगा, 2-3 ही बार बराबर होगा, उसके बाद खिचपिच हो जाएगा, वो नहीं कंसीडर करते हम लोग। बट जहां तक बराबर होगा तहां तक का याद हमें ऐसे ही करना होगा। और वैसे ही विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा निकालना हो तो दो कंसेक्यूटिव क्या देख लेंगे? सेकेंडरी मैक्सिमा का निकालना होगा, मिनिमा का निकाल रहा। तो दो को मैक्सिमा देख लो कोई भी। y1 कितना हो जाएगा? 3 लैम्डा डी बाई 2d, और ये हो जाएगा तो 5 लैम्डा डी बाई 2d, है ना। दोनों को माइनस मार दो, y2 माइनस y1 कितना हो गया? फिर से 2 लैम्डा डी बाई 2d, 2 कट जाएगा, दिस विल बी लैम्डा डी बाई डी। तो यहां पर भी जो विड्थ है वो सेम रह जाएगा। विड्थ सेम, इंटेंसिटी विल नॉट बी सेम। इंटेंसिटी जो है वो सेम नहीं रहेगा। अब जो लोग रेगुलर क्लास के YDSE में इसका इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी आप लोगों को डिराइव करवाया गया है। सिंगल सीट में सब नहीं करना क्योंकि ये तो कम हो जा रहा है ना, कैसे पता लगाओगे कितना कम हो रहा है? नहीं पता लगा सकते। तो बस जानना है कि इंटेंसिटी कम हो जा रहा है। YDSE में इंटेंसिटी सेम रहता है, कितना रहता है वो हम लोग डिराइव किए, 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा बाई 2 था, 5/2 था एक्चुअली में, है ना। और फिर वो भी था I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 cos फाई, जो भी था। मैंने बोलने का मतलब है वहां डिराइव्ड है, यहाँ पर डिराइव्ड नहीं, क्योंकि यहाँ पर कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है ये तुम प्रैक्टिकली मैथमेटिकली नहीं बता सकते हो कितना कम हो जाएगा, ठीक है। इंटेंसिटी सेम नहीं रहेगा, कितना नहीं रहेगा उसका कोई फॉर्मूला तुम्हें नहीं पढ़ना, तो तुम नहीं डिराइव कर सकते। एक चीज और देख सकते हैं कि बाय एक्सपेरिमेंट भी पता चला है और कैलकुलेशन से भी याद आएगी, जो बीच वाला इसमें मैक्सिमा है, देख रहे हो इसका विड्थ कितना दिख रहा है? काफी बड़ा दिख रहा है, एक्चुअली में दुगना होता है। तो ये हमें याद करना है। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इसको बोलते हैं। दिस इज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो इधर भी मैक्सिमा है, मतलब इधर भी ब्राइट है, ऐसे बीच में अगर करते हैं तो इधर भी ब्राइट इधर भी ब्राइट, तो दोनों का बीटा बीटा जुड़ जाएगा। अरे समझ में, तो दोनों का बीटा बीटा जोड़ दोगे, मैक्सिमा का कहा ये वाला है, दोनों का तो सेम ही है, दोनों का बीटा बीटा जोड़ दोगे, इसको बीटा नॉट कहते हैं। 2 बीटा से याद कर सकते हो, ये 2 लैम्डा डी बाई डी आएगा। जैसे विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, इस तरह से याद कर लेना। इसमें इतना ही प्रूफिंग है, इसमें इतना ही प्रूफिंग है। इंटेंसिटी सेम नहीं रहेगा, विड्थ सेम रहेगा। प्रूफिंग आप लोग कर लिए। कंडीशन इसको सेकेंडरी मैक्सिमा सेकेंडरी मिनिमा कहते हैं। सारा प्रूफिंग एक साथ देख लेना, समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो पूरा का पूरा याद कर लेना।